देखिए बेटा, एक वस्तु को u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया हमने, लिख देता हूं यहां पे, एक वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया। क्या किया? प्रक्षेपित किया। कितने कोण पे किया? u थीटा वेग से u कोण पे u वेग से थीटा कोण पर किया। तो कितने समय के बाद वस्तु का वेग, या यूं कहूं गति की दिशा, वस्तु का वेग ही गति की दिशा बताता है, प्रारंभिक वेग से लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? लंबवत हो जाएगा। अब सवाल को एक बार ढंग से पढ़िए फिर से। यदि वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया, u वेग से थीटा कोण पे वस्तु को प्रक्षेपित किया, देखिए वस्तु को u वेग से थीटा कोण पे साहब प्रक्षेपित किया, ये देखिए u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया, ये रहा u वेग और थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया। इस लाइन पे मैंने इस वस्तु को प्रक्षेपित किया था, इस लाइन पे। अब लगातार हो क्या रहा है, धीरे धीरे वस्तु का जो गति की दिशा है वो नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। अधिकतम ऊंचाई पे सीधा ये आगे चल रहा होगा कहीं, और धीरे धीरे नीचे की तरफ यहां पे चल रहा होगा, यहां पे। तो किसी भी t समय के बाद मान लो वस्तु इस बिंदु पर इस लाइन की तरफ चल रहा है। यदि मैं देखूं तो अंतिम मतलब किसी t समय पे वस्तु के वेग की दिशा ये है और प्रारंभिक वेग की दिशा ये थी, तो क्या 90 डिग्री का कोण बन सकता है किसी t समय के बाद? अब वही पूछा है, कितने देर बाद वस्तु अपने प्रारंभिक प्रक्षेपण की दिशा से लंबवत गति कर रहा होगा? कितने समय के बाद वस्तु अपने प्रक्षेपण की दिशा से लंबवत गति कर रहा होगा? यह सवाल पूछा है। कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने का। एक तरीका तो यह है वेक्टर का मेथड। अगर कोई दो चीज लंबवत है एक दूसरे से, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग एक दूसरे से लंबवत है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्यों? क्योंकि ये रहा तुम्हारा प्रारंभिक वेग और ये है अंतिम वेग, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट होता है u भी cos थीटा, थीटा की जगह पे 90 रखूंगा, cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो एक तरीका ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो प्रारंभिक वेग का x घटक होगा u cos थीटा i कैप और प्रारंभिक वेग का y घटक होगा u sin थीटा j कैप। जब मैं यहां पे रखूंगा प्रारंभिक वेग तो लिखूंगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये क्या लिखा अपन ने? प्रारंभिक वेग। और किसी t समय के बाद जो इसका वेग होगा वो आप जानते हैं कि x एक्सिस वाला वेग वही रहेगा u cos थीटा i कैप, एंड y एक्सिस वाला वेग क्या हो जाएगा? याद करो, u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब इनका क्या करना है अपने को? डॉट प्रोडक्ट करना है। तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। i का j के साथ क्या हो जाएगा? 0। i का j के साथ क्या हो जाएगा? 0। j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो प्लस u sin थीटा इंटू u sin थीटा होगा तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस gt का u sin थीटा के साथ करेंगे तो gt u sin थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से u स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये टर्म बनेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और जो माइनस gt u sin थीटा था उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा u sin थीटा g इंटू टी। कैलकुलेशन थोड़ा सा पेशेंसली करेंगे अपन। देखिए अपन ने क्या किया है, ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। अपन ने क्या करा है, अपन ने ये वाला टर्म अलग रख लिया है और इसमें से u स्क्वायर बाहर निकाला है। तो u स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है बेटा, माइनस gt u sin थीटा को उधर ले गया तो देखो gt u sin थीटा, यहां से u से u स्क्वायर कटेगा तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू g sin थीटा इंटू टी। क्या है ये? g sin थीटा इंटू टी। तो t बराबर हो जाएगा u बाई g sin थीटा, u बाई g sin थीटा। बेटा ये रट लो, यदि वस्तु को u वेग तथा थीटा कोण पे प्रक्षेपित करते हैं तो कितने समय के बाद वस्तु अपने प्रारंभिक
प्रक्षेपण की दिशा से या प्रारंभिक वेग की दिशा से लंबवत गति कर रहा होगा, u बाई जी साइन थीटा वो समय है, u बाई जी साइन थीटा वो समय है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा है ना, ये जो जितने कोण पे आपने फेंका है ना, वो इक्वल या बड़ा होना चाहिए 45 डिग्री से। अगर 30 डिग्री पे फेंकोगे तो तुम यहां से 30 डिग्री पे फेंकोगे और जाके यहां पे 30 पे टकराएगा, तो टोटल कितना कोण घूम पाया, 60। तो ये प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच में कोण कितना बनेगा, मैक्सिमम 60। तो 90 डिग्री कोण बन जाए इसके लिए जरूरी है, जैसे यहां से 60 से फेंकते हो मान लो, तो यहां पे कोण बनेगा टकराते समय 60 और यहां पे ऊपर 60 पे फेंके तो नीचे 60 पे, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा, देखो ये 60 और ये 60। तो इनिशियल और प्रारंभिक वेग के बीच में अंतिम या टकराते समय 120 का कोण बन रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं 90 का कोण बनेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि 45 से ज्यादा कोण पे प्रक्षेपित करें। 45 से ज्यादा कोण पे प्रक्षेपित करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए। टकराने का जो समय होगा वो होगा u बाई जी साइन थीटा। अगर वस्तु को u वेग और थीटा चाल पे कोण पे फेंकते हैं तो टकराने का समय होगा u बाई जी साइन थीटा। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, कोई खास बात नहीं है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। देखिए इसी में अब दूसरा तरीका से मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, आइए बताता हूं दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका संभव है? बिल्कुल है। देखो मान लो कि इस तरीके से वस्तु को मैंने प्रक्षेपित किया था, ठीक है भाई, ये रहा प्रारंभिक वेग की दिशा, u कितने कोण पे फेंका है, थीटा पे, और यहां पे जब टकराया तो ये है अंतिम वेग की दिशा, ये भी थीटा पे टकराता है। तो कभी कभी पूछता है कि प्रक्षेपण बिंदु से लेकर टकराने तक वस्तु कितने कोण से घूम गया, 2 थीटा से। थीटा पे फेंका था, यहाँ पे थीटा पे टकराया, तो कितना कोण घूम गया, 2 थीटा से। अच्छा ठीक है, अगर ये 45 हुआ तो अगर ये 45 हुआ तो ये भी 45 बनेगा, तो जस्ट टकराते समय दोनों के बीच का कोण 90 हो जाएगा। अगर ये 60 हुआ तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 बनेगा, तो टकराते समय और प्रारंभिक वेग के बीच में कोण बनेगा 120 का। टकराते समय और प्रारंभिक ये रहा साहब, और टकराते समय ये रहा, कितने का कोण बनेगा, 120 का। थीटा ऊपर फेंका था, थीटा नीचे जाके टकराया, ठीक है ना। अब तो बीच में कहीं ना कहीं 90 होगा। अब सुनो ध्यान से, इस लाइन पे वस्तु को मैंने फेंका था, इधर इस लाइन पे वस्तु को मैंने फेंका था, गुरुत्वीय त्वरण जी इधर था। अब ये 2D मोशन है। अब इस 2D मोशन में अपन जनरली x एक्सिस इधर लेते हैं, y एक्सिस इधर लेते हैं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि x इधर ही होगा, y इधर ही होगा, वो तो तुम मानते हो। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि x एक्सिस इधर मान लेता हूं, जिधर फेंका था ना उसी के डायरेक्शन को x मान लेता हूं, जिधर फेंका था उसी के डायरेक्शन को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। यहां पर रुकना, थोड़ा सा फिगर अच्छा बने, ये मान लेता हूं। अब इस g का कंपोनेंट देखिएगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, देख नहीं समझ आएगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। तो ये क्या होगा, यहां से ऐसे लाइन बनाओगे इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, या ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस g का कंपोनेंट ले रहा हूं, g का कंपोनेंट इधर बोल g साइन थीटा, और g का कंपोनेंट इधर बोल g कॉस थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस डायरेक्शन में वस्तु को फेंका तो था, लेकिन फाइनली वस्तु किसी इस लाइन पे चल रहा है। मतलब ऐसा देखो कि t इज इक्वल टू 0 पे वस्तु की वेलोसिटी कुछ u इधर था, और किसी t टाइम के बाद, t समय के बाद इस लाइन पे जो मैंने x एक्सिस माना है, नया वाला x एक्सिस माना है, उसके लंबवत वस्तु चल रहा है। मतलब उस लाइन की तरफ t समय के बाद x एक्सिस की तरफ, ये मेरा x एक्सिस ये नहीं है, ये मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस के तरफ वेग 0 है। अब इस बात को अच्छे से समझो भाई साहब, वैसे तो ये तेरा x एक्सिस होता है, ये तेरा y एक्सिस होता है, लेकिन जब मैंने वस्तु को ऐसे फेंका था तो मैंने क्या माना कि ये वाला लाइन मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा लाइन मेरा y एक्सिस हो गया। इस लाइन पे वस्तु को u वेग दिया था और इसका त्वरण g साइन थीटा इधर था, ठीक है। हमेशा त्वरण g नीचे की तरफ होगा तो इस तरफ जो त्वरण का घटक होगा वो g साइन थीटा ही रहेगा। क्लियर है ये बात? इस लाइन की तरफ त्वरण कितना होगा, g साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि g नीचे है तो इस लाइन पे त्वरण क्या होगा, g साइन थीटा। तो इस लाइन की तरफ मैंने फेंका था और थोड़ी देर बाद ये लंबवत
लंबवत चल रहा है, लंबवत चल रहा है, मतलब इस लाइन के लंबवत दिशा में उसका वेग है, मतलब इस लाइन की तरफ इसका वेग क्या हो गया है, 0। तो इस एक्स एक्सिस की तरफ देखो, इधर फेंका था मैंने, ये लाइन पे फेंका था मैंने यू वेग से इस लाइन पे, थोड़ी देर बाद ये लंबवत चल रहा है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गया है, इस लाइन की दिशा में वेलोसिटी क्या हो गया है, 0। तो अब गति का समीकरण अगर मैं लगा दूं, गति का समीकरण x अक्ष में v बराबर u प्लस at, बताओ इस लाइन में अंतिम वेग 0, क्यों? क्योंकि इस लाइन में वेलोसिटी 0 हो गया। अगर इस लाइन में वेलोसिटी कुछ होता तो इधर भी कुछ होता, इधर भी कुछ होता, नेट तो कहीं और आएगा, लेकिन इसके लंबवत चल रहा है साहब, इसके लंबवत इसकी वेलोसिटी भी हो गई, इस लाइन में वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी था u, त्वरण नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, टी बराबर यू बाई जी साइन थीटा। अब समझने की कोशिश करो, इसको भले ही समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कैलकुलेशन इसका बड़ा आसान है। यही जवाब आया था ना, यू बाई जी साइन थीटा। देखिए यहां से भी आ रहा है यू बाई जी साइन थीटा। क्या आ रहा है जवाब? यू बाई जी साइन थीटा। तुम्हें समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, तू तो रट ले। क्या रटना है? वस्तु को यू वेग तथा थीटा कोण से फेंकता हूं तो कितने देर बाद वो अपने प्रारंभिक वेग की दिशा से लंबवत हो जाएगा, u बाई जी साइन थीटा। यदि वस्तु को यू वेग थीटा कोण पे प्रक्षेपित करते हैं तो कितने समय बाद अपने प्रारंभिक गति की दिशा से लंबवत हो जाएगा, u बाई जी साइन थीटा। क्लियर है? अब ये भी पूछते हैं कि जब वह अपने गति की दिशा से लंबवत हो जाएगा उस क्षण पे उसकी चाल क्या होगी। तो देखना ये एंगल तो 90 डिग्री साहब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहां से ऐसे देखो, अगर मैं ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ, ये ऐसे लाइन मान लेता हूँ, एक लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन मानता हूँ, कोई भी एक्सिस नहीं, स्ट्रेट लाइन मानता हूँ। ये अगर 90 है, कितना है? 90 है। तो यहां से ऐसे समझो कि ये जो लाइन था एक्स एक्सिस से कितने कोण पे था, तो ये एक्स एक्सिस से इस लाइन से ये थीटा कोण पे फेंका था, तो ये भी तो थीटा कोण पे ही फेंका है इधर से। अगर ये थीटा है बेटा, ये थीटा है, तो ये कोण कितना होगा? तो अगर ये और ये 90 है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर से समझाता हूँ, चिंता मत करो। ये थीटा है तेरा, तो ये लाइन सब मिटा दो, कुछ नहीं दिख रहा सर, सब मिटा दो, सब मिटा के नया बना देता हूँ। देख इधर एक बात बता, ये अक्ष सीधा है, ये सीधा है, इस लाइन ये स्ट्रेट लाइन सीधा गया है, तो ये एंगल बोल कितना है? थीटा। और तू कह रहा है कि ये 90 डिग्री है। सर ये लाइन जो है वो 90 डिग्री पे बन रहा है, तूने ही तो बोला था कि ये जो लाइन है इस लाइन से 90 का कोण बना रहा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल होगा। अब एक बात बताओ, अगर v का घटक मैं इसकी तरफ लूं तो v cos 90 माइनस थीटा, और तुम जानते हो कि एक्स एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होती है हमेशा u cos थीटा होता है, तो इसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा? u cos थीटा के इक्वल। अब अच्छे से मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो v साइन थीटा बराबर u cos थीटा। साइन थीटा को नीचे ले जाऊंगा तो cos बटा साइन हो जाएगा cot, तो v बराबर हो जाएगा u cot थीटा। v बराबर क्या हो जाएगा? u cot थीटा। फिर से समझाता हूं, चलो देखो। तुम कह रहे हो कि इधर मैंने प्रक्षेपित किया था, एक्स एक्सिस से कितने कोण पे था? थीटा कोण पे। इस लाइन पे ऊपर गया, ये सेम स्ट्रेट लाइन है और ये सेम एक्स एक्सिस है यहां से, तो ये कोण थीटा होगा। और तुम कह रहे हो कि सर 90 हो गया, ये वाला लाइन इस लाइन से 90 हो गया, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 टोटल 90 में से ये थीटा है और टोटल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा। तो इस v का घटक 90 माइनस थीटा की तरफ लूंगा तो ये लिखूंगा ना v cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो v साइन थीटा बराबर u cos थीटा। साइन नीचे ले जाऊंगा तो cos बटा साइन हो जाएगा cot थीटा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी वस्तु अपने प्रारंभिक प्रक्षेपण की दिशा से, एक जो लाइन बोल रहा हो ना वो लाइन लिखो, कलम उठा के लाइन लिखो। जब वस्तु अपने प्रक्षेपण की दिशा से लंबवत दिशा में गति कर रहा होता है, जब वस्तु प्रक्षेपण की दिशा से लंबवत दिशा में गति कर रहा होता है तो उस क्षण पर उसका वेग होता है u cot
थीटा, और वो u बाई जी साइन थीटा के बाद होता है। अच्छा, टोटल उड़ीयन काल क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। ऊपर जाने का समय क्या होता है? u साइन थीटा बाई जी। ऊपर जाने का समय यहां से यहां तक आधा समय u साइन थीटा बाई जी। ये क्या है? u साइन थीटा बाई जी होता है, इसमें साइन थीटा बस नीचे आ गया है, देखना u साइन थीटा बाई जी होता है ऊपर जाने का समय, और लंबवत होने का समय क्या है? u बाई जी साइन थीटा। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, याद रख ले इसको। क्या होगा? u बाई जी साइन थीटा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके लिखो। आगे देखो, आगे समझना ढंग से थोड़ा सा। यदि वायु घर्षण के कारण प्लस एक्स अक्ष में त्वरण g बाई 2 आई कैप है, तो h t r में संभव परिवर्तन बताएं। संभव परिवर्तन बताएं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो एच टी यू आर होता है, नॉर्मल कंडीशन मतलब ये हो गया साहब कि वस्तु को u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया मैंने, u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया। उस स्थिति में इसका जो उड्डयन काल होगा वो होगा 2u साइन थीटा बाई जी। अधिकतम ऊंचाई होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्षैतिज परास होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीन चीज अपन जानते हैं। t कितना होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। h क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। r क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये होता है। ये कब होता है? जब वायु घर्षण शून्य हो। वायु घर्षण क्या हो? जीरो। लेकिन ये कह रहा है, और वायु घर्षण रैंडम नहीं लग रहा है, ये कह रहा है कि वायु इस तरह का है कि वायु घर्षण, हालांकि वायु घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा। सवाल में क्या बोला है कि वायु घर्षण गति की दिशा में लग रहा है। वायु घर्षण के कारण प्लस एक्स अक्ष में त्वरण जी बाई 2 है। वायु घर्षण के कारण प्लस एक्स एक्सिस में, इधर ही फेंका है, प्लस एक्स एक्सिस में इसका त्वरण जी बाई 2 है, और वाई एक्सिस में नीचे जी होता है। तो नया x दिशा में पहले x 0 होता था, अब x g बाई 2 है, लेकिन y अक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। y एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर y एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो y के दिशा में गति मानते हैं। y के दिशा में गति का समीकरण देखें, तो y की दिशा में गति का समीकरण देखोगे तो y के अक्ष ऊपर की तरफ वेग बताओ u साइन थीटा, और y में त्वरण बताओ g। तो यहां से यहां तक जब गति मानोगे तो कुल विस्थापन y में कितना हो गया? 0। प्रारंभिक वेग u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उड्डयन काल तुम्हारा 2u साइन थीटा बाई जी आएगा। और y की दिशा में प्रारंभिक वेग जो है, y की दिशा में प्रारंभिक वेग है u साइन थीटा, और त्वरण g नीचे लग रहा है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब x में घर्षण के कारण त्वरण आने के बाद भी, x में घर्षण के कारण त्वरण आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। x अक्ष में x में त्वरण आने के बाद भी उड्डयन काल तथा अधिकतम ऊंचाई पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समय उतना ही लगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस में नया कुछ परिवर्तन हुआ है तो y पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और साथ साथ मैंने लिख दिया x दिशा में पहले त्वरण 0 होता था, अब x दिशा में त्वरण g बाई 2 है, लेकिन y एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। y एक्स में कोई नया त्वरण थोड़ी ना है। x अक्ष में त्वरण आने के कारण x एक्सिस में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन y एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
u बेग से थीटा कोण पे फेंका है, तो ऊपर का बेग बोलो क्या होगा, u sin थीटा, और नीचे की तरफ त्वरण क्या होगा, y में g, u sin थीटा बेग और नीचे g, तो ऊंचाई क्या होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये दोनों में से कोई परिवर्तित नहीं होगा, ये दोनों एज इट इज रहेगा। तो परिवर्तित क्या होगा, x एक्सिस में नया त्वरण आ गया, x एक्सिस में गति का समीकरण लगाओ, x अक्ष में गति का समीकरण, x अक्ष में गति का समीकरण लगाओगे तो नया वाला रेंज डैश r डैश इज इक्वल टू x का बेग u cos थीटा इंटू उदयन काल, ये रहा 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, ये तो वही रेंज आ जाएगा, प्लस हाफ त्वरण बोलो, x का त्वरण पहले नहीं होता था, अब x का त्वरण है g बाई 2, g बाई 2 इंटू उदयन काल बोलो u 2u sin थीटा बाई g, क्या होगा ये 2u sin थीटा बाई g का होल स्क्वायर। तो अब ढंग से देखोगे तो ये टर्म आ जाएगा तुम्हारा r, ये टर्म क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली r आ जाएगा, प्लस यहां से स्क्वायर करोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, और ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये g है नीचे g स्क्वायर, तो g बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g आएगा। तो 2 से गुना और इसको क्या बोल सकते हो तुम, 2h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g को क्या बोल सकते हो, 2h, तो सिंपल r डैश इज इक्वल टू r प्लस 2h, ये हो जाएगा तुम्हारा नया वाला क्षैतिज परास। तो x की दिशा में नया त्वरण g बाई 2 आने से x की दिशा में क्षैतिज परास बदल जाएगा, और वो क्षैतिज परास कितना हो जाएगा, तो वो क्षैतिज परास हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू r प्लस 2h, ये जवाब आया। अगर मैं सीधा बोल देता कि वायु घर्षण आ गया, अब वायु घर्षण आ गया तो गति कैसा है 2D, वस्तु कहां चल रहा है xy प्लेन में, अब मैं कहता सिर्फ वायु घर्षण आ गया, मैं कहता कि वायु घर्षण आ गया, तो आप मानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु जा रहा है उसके विपरीत दिशा में वायु घर्षण x और y दोनों में लग रहा है। अगर वायु घर्षण x और y दोनों में लगेगा तो THR सब बदल जाता, THR सब बदल जाता, THR सब बदल जाता, लेकिन इसमें THR सब नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है, क्योंकि मैंने कहा है कि त्वरण सिर्फ कहां लग रहा है, x में लग रहा है, त्वरण कहां लग रहा है, सिर्फ x में लग रहा है, तो सिर्फ x में त्वरण लगने की वजह से x की जो चीजें वो बदलेगी, y की चीजें नहीं बदलेगी। y में क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई नहीं बदलेगा, अधिकतम ऊंचाई जो पहले था वही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है साहब, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्षैतिज में h ऊंचाई से क्षैतिज में u वेग से प्रक्षेपीय गति, साहब ये प्रक्षेपीय गति का आप कह सकते हैं दूसरा पार्ट है। मान लो कि h ऊंचाई के छत पे तुम खड़े हो और वहां से तुमने एक पत्थर को क्या लिया, एक पत्थर लिया और उस पत्थर को u वेग से क्षैतिज दिशा में फेंक दिया। आपने पत्थर को किधर फेंक दिया, u वेग से क्षैतिज दिशा में फेंक दिया। अब पत्थर जैसे ही आगे जाएगा u वेग से, अगर मान लो गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता तो पत्थर सीधा चलता जाता। तुमने कहां फेंका था, आगे, तो जाएगा कहां, आगे, गुरुत्वीय त्वरण अगर नहीं हो तो। अब तुमने फेंका आगे है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ये नीचे की तरफ थोड़ा सा क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा क्या होगा, त्वरित होगा। तो जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा तो इसका कुछ पथ संभव ये आएगा, इस तरह के पथ पे आएगा। क्लियर है, ऐसे समझो, मान लो कि ये तेरा दोस्त है, दोस्त पेड़ जैसा थोड़ी ना होता है सर, दोस्त जैसा होता है, ये तेरा दोस्त है चल, और तू अपने छत पे है, तू कहाँ है, अपने छत पे, ये तेरा छत है, तेरे हाथ में है पत्थर और ये तेरा दोस्त है, तूने टिका के उसके सर पे मारा, इसका चेहरा देख ऐसे हो गया, तूने पत्थर देखा था, अब टिका के उसके सर पे मारना चाह रहा है, टिका के सीधा इस लाइन पे इसके सर पे मारना चाह रहा, टिका के तूने पत्थर मारा। अब जैसे ही पत्थर जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जी नीचे लगेगा, जी नीचे की तरफ खींचेगा, देखो ना बल नीचे लग रहा है ना बेटा, mg नीचे की तरफ खींचेगा। अब नीचे की तरफ खींचने की वजह से जो बॉल का पथ होगा कुछ ऐसा होगा और पत्थर यहां गिरेगा, ये बेचारा खुश हो गया, ले लगा ही नहीं। अब तूने मारा तो था टिका के, लगा क्यों नहीं, क्योंकि जब लाइन पे तुमने टिकाया था, अगर जी नहीं होता तो ये सीधा जाता ना, ये सीधा थोड़ी ना जाएगा, जी के कारण इस पे नीचे की तरफ एक बल लग रहा होगा और नीचे की तरफ बल लगने से ये नीचे की तरफ थोड़ा झुकता जाएगा।
तुम्हें ये बात समझ आया? तो देखो इधर, तो अगर तुम इसको आगे फेंक दोगे, किसको? वस्तु को। अगर वस्तु को तुम आगे की दिशा में फेंक दिए तो गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की तरफ लगेगा, और उस गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की तरफ लगने की वजह से इस वस्तु का जो पथ होगा कुछ इस तरीके का होगा। अब बताओ ये 1D मोशन है कि 2D है? तो ये 2D गति, लेकिन अपन कभी भी 2D गति को 2D गति की तरह सॉल्व करते ही नहीं है। 2D गति को 2D गति की तरह सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो अपन x अक्ष और y अक्ष में अलग अलग गति को तोड़ के सॉल्व करेंगे। एक अक्ष y अक्ष में तोड़ते कैसे हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक t = 0 पे वस्तु को किधर फेंका था? x में। तो x की दिशा में t = 0 पे x की दिशा में वेग कितनी है? u i कैप है। अच्छा, x की दिशा में त्वरण कितना है? 0 है। तो किसी भी टाइम t पे, एट t, किसी भी टाइम t पे x एक्सिस की तरफ वेग कितना होगा? हमेशा u i कैप ही रहेगा। तो किसी भी टाइम t पे x एक्सिस में जो तय किया गया दूरी कितना होगा? ut i कैप होगा। ये क्या है? x में तय किया गया दूरी। अच्छा, y एक्सिस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? y एक्सिस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। क्यों साहब? क्योंकि मैंने इसको सीधा फेंका था, तो y में तो मैंने इसको वेग दिया ही नहीं, तो y एक्सिस का वेग क्या हो जाएगा? 0। y में त्वरण कितना है? g नीचे की तरफ j कैप। तो किसी भी t समय के बाद y की तरफ वेग कितना होगा? gt। v बराबर u प्लस at होता है ना, तो gt j कैप नीचे की तरफ है। तो अगर आप यहाँ पे 0,0 मानते हैं, नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं और ऊपर को निगेटिव मानते हैं, ठीक है ना, नीचे को पॉजिटिव मानते हैं तो ये प्लस gt रहेगा। y क्या होगा? तो y होगा ut, u तो देखो 0 है y में, हाफ gt स्क्वायर j कैप। तो अब यहाँ से बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि अपन ने ये इंफॉर्मेशन कब लिखा था? t = 0 पे, और ये इंफॉर्मेशन कब लिखा? एट टाइम t पे। क्लियर है? तो t = 0 पे x की तरफ वेग क्या है? u, और x का त्वरण क्या है? 0। किसी भी टाइम पे अगर मैं x दिशा का वेग पूछूं तो बोलोगे कि सर ये u से ही आगे चल रहा होगा। किसी भी समय के बाद में इसका वेग क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन x एक्सिस की तरफ जो वेग होगा ना वो 0 ही रहेगा। x दिशा का जो वेग होगा वो हमेशा 0 रहेगा। तो t समय पर चाल क्या होगा? t समय पे वेग क्या होगा? t समय पर वेग, तो t समय पे वेग होगा v बराबर x वाला वेग तो वही रहेगा और y वाला वेग gt j कैप हो जाएगा। तो अगर मैं चाल निकालूं, क्या निकालूं? चाल। तो चाल क्या हो जाएगा बेटा? देखो √u² प्लस gt का स्क्वायर। तो बेटा ये कई बार सवाल पूछते हैं, वस्तु को आगे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो 1 सेकेंड बाद वस्तु का चाल बताओ। तो अगर वस्तु को आगे तुम 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके हो तो 1 सेकेंड के बाद चाल क्या होगा? देखो √10 का होल स्क्वायर 100, g की वैल्यू 10, g को रखोगे 1, तो 10 का होल स्क्वायर 100, √200 मतलब 10√2 आंसर आएगा। किसी भी t समय के बाद जब चाल निकालोगे तो देखो t समय के बाद चाल निकालने के लिए तुम्हारा x का वेग तो वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और y का वेग निकालोगे gt j कैप, और i और j कैप का जो परिमाण है वो इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, इसमें गति का समीकरण भी देख लिया जाए। गति का समीकरण क्या होता है? x और y के बीच का संबंध। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा x बराबर ut एंड y बराबर हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से t का मान निकाल के इसमें रख दो। t क्या होगा? x बाई u। तो y बराबर गति का समीकरण क्या हो जाएगा? हाफ g, और t के जगह पे क्या रखोगे? यहाँ से देखो x बाई u, तो यहाँ पे t के जगह पे रखोगे x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ये आ गया गति का समीकरण। और ध्यान से देखो g नियत है और जिस वेग से फेंका था वो भी नियत है, तो g और u स्क्वायर नियत है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मतलब पथ कैसा होगा? परवलयाकार। वस्तु किस तरह के पथ पे चलेगा? परवलयाकार पथ पे वस्तु गति करेगा। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। किसी h ऊंचाई से वस्तु को आगे फेंका था, किसी h ऊंचाई से वस्तु को आगे फेंका था। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया? अब आगे देखो। अब आगे देखो, अपन फोटो तो यही रहने देते हैं साहब, फोटो यही रहने देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंफॉर्मेशन हमें रटा हुआ होना चाहिए। अब अपन निकालते हैं उड्डयन काल। क्या निकालेंगे? उड्डयन काल। उड्डयन काल के लिए वाई की दिशा में गति मानो, क्योंकि
यहां से वस्तु जब यहां पहुंचा तो y में कितना चला h, और x में यहां से यहां तक कुछ चला है, x में यहां से यहां तक जो चला है उसका क्षैतिज परास हो जाएगा। समय निकालने के लिए दोनों गति देखने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी एक देख लो, तो y वाला देख लो। क्यों? y देखने से क्या होगा सर, फेंका तो x में था, फेंका x में था तो y पे 0 हो गया ना, और y में त्वरण पता है, x का त्वरण तो तुम्हें 0 पता है, और x में कितना चला है r, ये तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन h ऊंचाई से फेंका ये तुम्हें पता है। अगर तुम्हें समय निकालना हो तो 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे समय निकल जाएगा। अब देखो कोई भी चीज हम क्यों यूज कर रहे हैं उसके पीछे कारण होता है। क्या मैं किसी वस्तु को x की तरफ u वेग से फेंकता हूं तो कितना समय लगेगा इसको नीचे गिरने में? क्या कोई कंबाइंड मोशन इन अ प्लेन 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन है जो निकाल के दे देगा? है ही नहीं, 2D मोशन कुछ होता ही नहीं, 1D + 1D होता है। अच्छा सर, तो x वाला मोशन, x वाले मोशन में प्रारंभिक वेग तो u, त्वरण 0, चलो ठीक है, लेकिन कितना दूर गया वो तो तुम्हें नहीं पता ना। ठीक है सर, y में ऐसा क्या खास बात है? y में खास बात है, y का प्रारंभिक वेग बोल, y दिशा में गति मानते हैं, y दिशा में गति मानते हैं तो y का प्रारंभिक वेग बोलो 0, y का त्वरण बोलो g, और y का विस्थापन बोलो h। अब क्या चाहिए भाई? टाइम निकाल ले, टाइम निकालना है तो ये हो तो गया, 4 चीजें का इंफॉर्मेशन पता चल गया। कैसे निकालोगे? s बराबर ut + ½ at², s बराबर ut + ½ at² किधर लगाओगे? y अक्ष में, y अक्ष में वस्तु का विस्थापन देखो h हुआ। अरे भाई सीधा वस्तु यहां गिर जाए, या वस्तु यहां गिर जाए, या वस्तु यहां गिर जाए, या वस्तु यहां गिर जाए, y का विस्थापन तो y में नीचे कितना है वही देखोगे ना। तो y का विस्थापन साहब आ गया h = y का वेग क्या है बोलो? 0, तो इसको नहीं रखेंगे, ½ gt², तो t यहां से क्या आ जाएगा? 2h/g, और स्क्वायर है तो उधर आ जाएगा √2h/g। तो ये उड्डयन काल आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये वाला उड्डयन काल तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने निकाला था। किसी वस्तु को मुक्त करते हैं, क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, तो उसका उड्डयन काल 2h/g था। ये तो क्षैतिज में फेंका है तो एक ही आएगा। किसी वस्तु को मुक्त करें या क्षैतिज में u वेग से प्रक्षेपित करे, उड्डयन काल √2h/g ही होगा। ये गजब बात है। ऐसा साहब क्यों? तो ऐसा इसीलिए, ये समझो, ऐसा इसीलिए, अरे वही फिगर था पिछले वाला, ये तो तू आंख बंद करके बना सकता है। देख, अगर मैं यहां से किसी वस्तु को u0 देता हूं तो ये सीधा नीचे जमीन पे h ऊंचाई पे गिर जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा u वेग आगे देके छोड़ता हूं, थोड़ा सा u वेग आगे देके छोड़ता हूं, तो मैंने y में तो कोई वेग दिया ही नहीं, y में कोई भी वेग नहीं दिया, y में g त्वरण लग रहा होगा, इसमें भी मैंने y में कोई वेग नहीं दिया, मैंने कोई वेग दिया ही नहीं, तो y में कोई वेग नहीं है, g त्वरण से नीचे गिरेगा, h ऊंचाई गिरने में कुछ समय t लगा। अब मैं u वेग से आगे फेंक रहा तो y में तो कोई वेग ही नहीं दिया ना, ये u वेग आगे देने से थोड़ा आगे जरूर जाएगा, लेकिन y में कोई वेग नहीं दिया, यहां नीचे गिर जाएगा। कितना गिरा? h ऊंचाई गिरा, प्रारंभिक वेग 0 था, g त्वरण से गिरा तो टाइम वही लगेगा। अगर थोड़ा ज्यादा वेग देते हो, ज्यादा वेग देते हो तो यहां गिरेगा, और ज्यादा वेग देते हो तो यहां गिरेगा, और ज्यादा वेग देते हो तो यहां गिरेगा। रफ्तार में फेंक दे तो आगे कहीं तक भी चला जाए, लेकिन y में कोई भी वेग मैंने नहीं दिया है, इसीलिए y में नीचे कितना गिर रहा है? h, g त्वरण की वजह से। देखो तो मैंने तुम्हें बोला था ना, x एक्सिस वाले की चीज को y से मेसअप मत करो, x का कोई भी चीज y की गति पे निर्भर नहीं करता है। y का वेग बोलो 0, तुम इसको 10 से फेंको या 10,000 से फेंको या 10 km/s से फेंको, अगर तुम x में फेंक रहे हो मतलब y में कोई परिवर्तन नहीं, y का वेग 0 माना जाएगा। अगर y का वेग 0 है और y में त्वरण g है तो उड्डयन काल √2h/g ही तो लगेगा यार। क्या लगेगा बताओ? √2h/g। फोटो बना देता हूं, बढ़िया फोटो बना देता हूं, चिंता मत कर। देख, h ऊंचाई से वस्तु को u वेग से मैंने फेंका है, ठीक, तो उड्डयन काल क्या होगा? ये रहा। अब क्षैतिज परास की बात कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। तो क्षैतिज परास के लिए x दिशा में गति मानेंगे, क्षैतिज परास के लिए गति कहां मानेंगे? x दिशा में मानेंगे। x दिशा में गति क्या होगा? s बराबर ut + ½ at²।
अब अच्छे से सोच के बताओ, तुम जानते हो कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई त्वरण नहीं है। एक्स एक्सिस में क्षैतिज बराबर से r और एक्स एक्सिस का वेग है u और उड़ेन काल है √2h/g। ये आंसर आ गया। एक्स एक्सिस में कोई त्वरण तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस में कोई त्वरण नहीं है, तो एक्स एक्सिस का वेग u और कुल उड़ेन काल √2h/g, ये आएगा तुम्हारा क्षैतिज। आंसर आ गया। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो बार मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से ग्राउंड तक पढ़ा था, एच से ग्राउंड तक वाला थोड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड में इनिशियल वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों में देते हैं और त्वरण सिर्फ वाई में होता है, और यहाँ पे वेग एक्स में दे रहा हूँ, वेग कहाँ दे रहा हूँ? एक्स में, और त्वरण कहाँ है? वाई में। यही तो है बस। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। लिख लिया? आगे देखो, जब मैं h ऊंचाई से किसी वस्तु को u वेग से फेंकता हूं तो उसका पथ कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा। अब t समय पे इसके गति की दिशा देखते हैं। t समय पे वेग, t समय पर गति की दिशा, ये दिख रहा है? t समय पर गति की दिशा बहुत तगड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो, t समय पे वस्तु यहाँ पे इस लाइन पे चल रहा होगा कुछ v वेग से, उसका जो x एक्सिस वाला वेग होगा ना बेटा, वो u ही वेग रहेगा। मान लो कि जब तुमने फेंका था तो क्षैतिज से ही फेंका था, तो क्षैतिज से कोण कितना बना रहा था? 0। लेकिन धीरे धीरे वो नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। क्यों? क्योंकि x में तो u से जा ही रहा है, नीचे की तरफ एक और gt वेग आ गया है। नीचे की तरफ कौन सा वेग आ गया है? gt वेग आ गया है। इसके वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया। देखो, आगे की तरफ तो हमेशा u से चल रहा है, लेकिन t समय बाद नीचे एक gt वेग हो गया है, दोनों का सम नेट वेलोसिटी इधर होगा, तो ये क्षैतिज से कुछ थीटा कोण पे चल रहा है। तो इसके निकालने का तरीका ये है, v का x घटक लोगे तो v cos थीटा होगा, और v cos थीटा बराबर क्या होगा? u, क्योंकि x एक्सिस में हमेशा u से चल रहा है। तो अगर थीटा कोण पे तुमसे वेग पूछ दे कि थीटा कोण पे वेग बताओ, तो v बराबर हो जाएगा u बटा cos थीटा, मतलब u sec थीटा। अरे 1 बटा cos थीटा क्या होता है? sec थीटा, बेसिक मैथ में पढ़ाया था। अच्छा, अगर तुम्हें ये ना बताए, किसी t समय पे चाल पूछे, तो किसी t समय पे चाल लिख सकते हो। नेट वेलोसिटी हो जाएगा x एक्सिस में uy कैप, y एक्सिस में gt j कैप। तो ये जो वेग का परिमाण होगा उसी को चाल कहते हैं। ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा आपका? चाल आ जाएगा। ठीक है। t समय पे गति की दिशा, t समय पे गति की दिशा, क्षैतिज से गति की दिशा। तो गति की दिशा मतलब ये थीटा कोण पूछ रहा है, तो ये वाला जो वर्टिकल है जिसको आपने यहाँ पे बनाया है, ये gt, इसको वेक्टर को शिफ्ट करके आप यहाँ भी बना सकते हैं और ये एंगल निकाल सकते हैं। देखो, ये लंब पता है, ये आपका gt है और ये आपका पता है u है, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अरे tan थीटा नहीं पता है क्या ट्रायंगल में? tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा लंब, देखो gt बटा आधार u, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स gt बाई u। लेकिन ये कहाँ से निकाला है? x अक्ष से। t समय पर x अक्ष से गति की दिशा है। अच्छा, मान लो वस्तु जब यहाँ पे टकराएगा, कुछ इस लाइन पे आपने बना, इस तरीके से टकरा रहा है, मान लो ऐसे टकरा रहा है, आके ऐसे टकराए, तो जब टकराया था उस क्षण पर x में वेग कितना होगा? u ही रहेगा। अच्छा, y में वेग कितना हो जाएगा? तो देखो, y में प्रारंभिक वेग 0 था, h ऊंचाई चलने के बाद इसकी वेग हो जाएगी √2gh। तो नेट वेलोसिटी अगर आपसे निकालने को बोल रहा है तो ये हो जाएगा √u स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर, तो 2gh। ये होगा टकराते समय वस्तु की चाल, जिस क्षण पर टकराएगा उस समय वस्तु की चाल ये होगी। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कितने कोण पे टकराया साहब x अक्ष से, तो tan अल्फा यहाँ से लिख सकते हैं। tan अल्फा लंब, तो बेटा ये वाला लंब उधर चला जाएगा, तो √2gh डिवाइडेड बाई u, ये हो जाएगा आपका। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो कि यहाँ पे आके टकराया, जैसे ही इस तरीके से आके कुछ परवलयाकार पथ पे ऐसे टकराया है, तो ये तो वेग ना तो x में ना तो y में है।
x घटक हमेशा u रहेगा, वो तो तुम जानते हो u i कैप रहेगा, और y वाला घटक h दूरी चलने के बाद बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो यहाँ पे u 0 है तो v स्क्वायर u 0 बराबर 2gh, तो इधर जाएगा रूट अंडर 2gh, तो ये आ गया तेरा रूट अंडर 2gh j कैप। क्या आएगा ये? रूट अंडर 2gh j कैप, रूट अंडर 2gh j कैप। तो इसको तुम आगे शिफ्ट कर दोगे, यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये लंब, ये आधार, तो ये अल्फा निकल जाएगा ना, ऐसे अल्फा निकल जाएगा। तो मैंने क्षैतिज में यू वेग से फेंका तो जमीन पे क्षैतिज से कितने कोण पे टकराएगा? मैंने इसको क्षैतिज से यू वेग से फेंका है, एच ऊंचाई पर से क्षैतिज में यू वेग से फेंका है, क्षैतिज में यू वेग से, मतलब एक्स इस एक्सिस में यू वेग से फेंका है। तो जमीन पे कितने कोण पे टकराएगा? तो जमीन पे कोण पे टकराएगा tan अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh बटा u, tan अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh बटा u। क्या इसमें कोई आपको डाउट है? कोई खास बात नहीं है बेटा, बहुत आसान है। मैंने तुम्हें जब भी क्षैतिज में किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उड्डयन काल बता दिया, रूट अंडर 2h/g, क्षैतिज परास बता दिया, रूट अंडर 2h/g इंटू यू, टी समय पे चाल निकालना सिखा दिया, जमीन पर चाल निकालना सिखा दिया, किसी भी टी समय के बाद गति का दिशा बता दिया, किसी भी टी समय के बाद चाल बता दिया, किसी भी थीटा कोण पे जब वो क्षैतिज से चल रहा होगा उस समय चाल बता दिया, मैंने आपको गति का समीकरण निकालना सिखा दिया। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इस पे बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछेंगे आपसे, उसका जवाब आपको पेशेंटली देना है। तो आइए कुछ सवाल करते हैं, स्क्रीन पॉज करके पहले ये लिख लीजिए। बहुत छोटा सा सवाल से शुरुआत करेंगे अपन। यदि वस्तु को एक 125 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर पर सेकेंड आई कैप में फेंका है, तो इसका उड्डयन काल, क्षैतिज परास, सारी चीजें निकाली, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, घबराना नहीं है। यहां से जब मैंने वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए कहीं यहां पे आएगा, तो इसका उड्डयन काल सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं। उड्डयन काल क्या होता है? रूट अंडर 2h/g, 2h की वैल्यू 125, g को रखेंगे 10, 125 गुना 2 250, रूट 25 10 है तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। मतलब ये है कि वस्तु का जो उड्डयन काल होगा वो 5 सेकेंड का होगा। वस्तु का जो क्षैतिज परास है वो होगा x का वेग इंटू उड्डयन काल, x का वेग 50 और उड्डयन काल 5, मतलब 50 गुना 5 125 मीटर। बहुत सही, 50 वेग है और 5 सेकेंड तक गति कर रहा है, तो कितना चलेगा? 125 मीटर चलेगा। वो तो इत्तेफाक है कि ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है। जमीन पर उसका चाल क्या होगा? तो जमीन पे चाल कैसे निकालेंगे? देखिए, v इज इक्वल टू एक्स एक्सिस का वेग आई कैप प्लस वाई का वेग जे कैप, यही तो होगा। एक्स एक्सिस का वेग वही रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा। एक्स का वेग 50 से फेंका तो 50 ही रहेगा, और जब यहाँ पे टकराएगा तो y का वेग अपन निकाल सकते हैं रूट अंडर 2gh से, तो रूट अंडर 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 125 j कैप। जब इसको आप निकालेंगे तो ये तो आएगा 50 आई कैप प्लस ये आएगा 125 गुना 2 250, 250 गुना 10 तो ये आ जाएगा आपका 50 ही आएगा। अरे भाई ये 250 2500 का रूट क्या होगा? 50, तो 50 जे कैप, मतलब नेट वेलोसिटी होगा बेटा। अब 50 में भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो अगर आपसे चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाल, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। गलती मत कर देना, 50 तो x में था और y में भी रूट अंडर 2gh से 50 आ गया। अच्छा, जमीन पर कितने वेग से टकराएगा? तो देखो इसका x वाला वेग देखो ऐसे आएगा बेटा, इसको अच्छे से मैं बताता हूँ, इसका पाथ मैं बना के दिखाता हूँ, तुम्हें महसूस हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, महसूस करा देता हूँ तुम्हें। देखो, देखना, इस तरीके से जाके टकराएगा। अब इस तरीके से जाके टकराया है तो अच्छे से देखो कि इसका x का वेग तो ही रहा, y का वेग ये रहा, तो देखो x का वेग 50, y का वेग 50, तो कितने कोण पे टकराएगा? 45 डिग्री पे। अरे ये तो अंडरस्टूड है ना, जितना लंब उतना आधार की, जितना x का वेग उतना y का वेग, तो कितने वेग कोण पे टकराएगा? बताओ कितने कोण पे टकराएगा? 45 डिग्री पे टकराएगा। अरे भाई ये 45 तो ये भी तो 45। तो इसमें क्या क्या निकाल लिया अपन ने? मुझे ऊंचाई पता था और क्षैतिज में वेग पता था,
तो अपने क्या क्या निकाल लिया, उड़न काल निकाल लिया, क्षैतिज परास निकाल लिया, जमीन पे उसका चाल क्या होगा 50√2 निकाल लिया, और जमीन पे कितने कोण से टकराएगा ये भी हमने निकाल लिया। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको लिखिए।